हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी टेल यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखो, इस यूनिट में ना तुम्हें इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा डेटा विजुअलाइजेशन। और ये दोनों ही टॉपिक फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं डेटा एनालिसिस के। इन दोनों की हेल्प से ही हम जो रॉ डेटा है उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, विच लेटर ऑन हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये ना हमें समरी डिस्क्राइब करता है डेटा सेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करके, जैसे कि मीन, मीडियन एंड मेनी अदर्स। यह अलाउ करता है कि कोई भी जो एनालिस्ट है वो बड़े आराम से डिफरेंट पैटर्न्स, ट्रेंड और रिलेशनशिप को विद इन अ डेटा जो है उनको समझ सके। जैसे कि एक कंपनी एनालाइज कर सकती है सेल्स डेटा को डिटरमाइन करने के लिए कि एवरेज मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है, या फिर वो ये भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि कस्टमर परचेसेस में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर उसी तरीके से हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो डेटा विजुअलाइज का मतलब क्या होता है कि डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारे तरीके के चार्ट्स एंड ग्राफ पढ़ेंगे, लाइक बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, स्कैटर प्लॉट एंड लाइन चार्ट। और ये सारे जो चार्ट है ना वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को बहुत ही ईजियर बना देते हैं टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको इतनी सारी थ्योरी लिख के दे दूँ या नंबर लिख के दे दूँ, क्या वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर मैं आपको कोई एक बार चार्ट बना के दे दूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा? ऑफकोर्स बार चार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम डेटा की बात कर रहे हैं, बट डेटा कहीं से तो आएगा ना। तो जनरली डेटा दो तरह की फाइल में हम रखते हैं। पहला होता है CSV फाइल और दूसरा होता है एक्सेल फाइल। अब इनको कैसे इंपोर्ट करते हैं? तो CSV फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम read.csv का यूज़ करते हैं, और एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें अलग से एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे कहते हैं रीड एक्सेल। और फिर रीड एक्सेल फॉर्मूला का यूज़ करके ही हम इस फाइल को रीड करते हैं। अब ये तो है प्रैक्टिकल पोर्शन। मैं आपको अभी यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल समझाऊंगी। प्रैक्टिकल कब करेंगे हम? प्रैक्टिकल वाले लेक्चर में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विजुअलाइजेशन इन आर यूजिंग अ ggplot। देखो, ggplot ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, और जितने भी ग्राफ हमारे बनते हैं ना आर में वो इसी पैकेज की हेल्प से बनते हैं। सबसे पहला हमारा ग्राफ आता है हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ ना कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा आपको ये पिक्चर में दिख रहा है। ये ना एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और ये होती है ना, जैसे 20 to 30, 30 to 40, इन्हें कहते हैं बिन्स। तो ये क्या करता है, ये जो उतनी भी वैल्यू होती है वेरिएबल की उन्हें स्प्रेड कर देता है डिफरेंट इंटरवल्स में, और इन डिफरेंट इंटरवल्स को बिन्स कहते हैं। इसके अंदर दो तरह की एक्सेस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सेस और दूसरी होती है वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस वेरिएबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एज, तो एक्स एक्सेस उसको रिप्रेजेंट करती है। और वाई एक्सेस जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकती है। आप ये देखो, यहाँ पे वाई एक्सेस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सेस हमारे वेरिएबल एज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये जो डेटा है ना ये इक्वल रेंज में डिवाइड किया जाता है, और फिर जो बार है वो ड्रॉ किए जाते हैं ताकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सके। सो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, बट ये कोड इसीलिए है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँ तो ये वाली फाइल मैं आपको दूंगी, इसके अंदर कोड भी होगा और आपकी थ्योरेटिकल डेटा भी होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज बार चार्ट। देखो, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना ये बार चार्ट है। अब हिस्टोग्राफ और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे जो भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स थे वो कंटिन्यूस थे, बट यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, इनमें गैप है। तो बार चार्ट ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम कैटेगरियल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी जैसे मान लो दो कैटेगरी हैं, जेंडर की दो कैटेगरी हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। अब अगर मुझे मेल और फीमेल का डेटा रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे बार चार्ट का यूज़ करूँगी। अब इस बार चार्ट के अंदर ना रेक्टेंगुलर बार होते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये रेक्टेंगुलर बार होते हैं, और ये रेक्टेंगुलर बार ना फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, या फिर ये कहो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि प्रोडक्ट 2 की वैल्यू है 2%, प्रोडक्ट 5 की वैल्यू है 15%। कैसे? क्योंकि नीचे हमारी कैटेगरी लिखी है और ऊपर इन बार की हेल्प से ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बिजनेस एनालिटिक्स में ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है इसकी हेल्प से। आप खुद देख सकते हो कि मैं बड़े आराम से कंपेयर कर सकती हूँ कि जो प्रोडक्ट 1 है वो सबसे कम है, प्रोडक्ट 6 जो है वो सबसे ज़्यादा है। इट्स वेरी इजी टू कंपेयर विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ बार चार्ट। तो बार चार्ट का पहला कंपोनेंट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है बार चार्ट की वो डिफरेंट कैटेगरी या ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें हमें कंपेयर करना है।
जैसे कि प्रोडक्ट ए, बी और सी। देन वाई एक्सिस जो है वो फ्रीक्वेंसी या वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है हर एक कैटेगरी की, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कैटेगरी। देन थर्ड इज बार्स, जो बार हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कैटेगरी की, जितनी लेंथ होती है ना या हाइट होती है बार की, वो शो करता है कि क्या वैल्यू है उस कैटेगरी की। देन लेबल्स, ये जो इस चार्ट में, लेट मी शो यू, इस चार्ट में ये जो सारे लेबल्स लगे हुए हैं ना, जैसे प्रोडक्ट 1 लिखा हुआ है, प्रोडक्ट 3 लिखा हुआ है, इन्हीं को कहते हैं लेबल्स, और इन्हीं की हेल्प से हम बार चार्ट को बहुत ढंग से समझ सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर नहीं लिखे होते, तो क्या तुम्हें पता चल रहा था कि प्रोडक्ट 6 जो है उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है? नहीं पता चलता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर लेबल्स नहीं होते तो। देन आता है टाइटल जो है चार्ट के सबसे ऊपर लिखा होता है, और ये बताता है कि ये चार्ट किस बारे में है। अब समझते हैं कोर एडवांटेज ऑफ बार चार्ट की एडवांटेज क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। दूसरा, ये ऑप्टिमाइज करता है फॉर कैटेगरियल डेटा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। दीज चार्ट आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू वर्क वेल विद द डेटा ग्रुप्ड इन डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड द लेबल। मतलब ये तरीके का जो चार्ट है ना, ये जो हम बार चार्ट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जहाँ पे हमारा डेटा डिफरेंट कैटेगरी में हम ग्रुप कर सकते हैं। देन द थर्ड इज इफेक्टिव फॉर कंपैरिजन। मैंने अभी आपको बताया कि जब बार चार्ट इस तरीके से दिखाई देता है तो कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है। हम आराम से देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, और कौन सा किससे ज़्यादा बेटर है। फोर्थ इज विजुअल रिजल्ट प्रेजेंटेशन। ये ना रॉ डेटा को विजुअल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे स्टेक होल्डर या डिसीजन मेकर बड़े आराम से उस चीज़ को समझ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द एसेंशियल बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ बार चार्ट की कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो, बार चार्ट सेल्स कंपैरिजन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम जो रेवेन्यू या यूनिट सोल्ड हुई है अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट या जोग्राफिकल रीजन, वो हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट को एनालाइज करने में भी यूज होता है। इसकी हेल्प से हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि हमारा कितना शेयर है मार्केट में एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। तो ये मार्केट एनालिसिस में भी यूज होता है। द नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। देखो, इसकी हेल्प से ना हम बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर ग्रुप को उनके डेमोग्राफिक और बिहेवियरल डेटा पे। देन नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। देखो, मैनेजमेंट ना इसका यूज करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है, इवन एंटायर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है। अब आगे चलते हैं। सो इस कोड के बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ आता है बॉक्स प्लॉट एक काफ़ी अलग तरीके का ग्राफ है, एंड आई होप आप सब ने शायद पहले ये चीज़ ना सुनी हो, तो इसको ध्यान से देखना। बॉक्स प्लॉट ना कुछ ऐसा दिखता है, और ये ना 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बताता है। क्या क्या? एक तो मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, उसके अलावा ये मीडियन को बताता है, देन लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। आई होप आप सब ने स्टैटिस्टिक्स में लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मैक्स, मीडियन, मीन, ये सब पढ़ रखा होगा। तो अब बॉक्स प्लॉट को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, बॉक्स प्लॉट ना, इसको कभी कभी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहा जाता है। ये ग्राफिकल मेथड है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को समराइज करता है, और एक क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है हमें सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीडियन के बारे में बताता है, वेरिएबिलिटी के बारे में बताता है, और प्रेजेंस ऑफ आउटलायर के बारे में बताता है डेटा सेट के। अब ये जो बिजनेस एनालिटिक्स में इसका यूज क्या है, ये देखो बिजनेस एनालिटिक्स में बॉक्स प्लॉट का यूज होता है वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा सेट के अंदर, जैसे सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर स्प्रेडिंग पैटर्न एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब थोड़ा ना डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि बॉक्स प्लॉट 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताता है। पहले मैक्सिमम वैल्यू, कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है डेटा सेट के अंदर। उसके अलावा मिनिमम वैल्यू, कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है डेटा सेट के अंदर। देन मीडियन का मतलब क्या है? सेंट्रल वैल्यू, जो डिवाइड करती है डेटा को 2 इक्वल पार्ट में, मतलब 50% डेटा इसके अबव होता है और 50% डेटा इसके बिलो होता है, ठीक है। देन थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। देखो, फर्स्ट क्वार्टाइल जो होती है ना, वो वैल्यू होती है जिसके नीचे 25% डेटा होता है और उसके ऊपर जो है वो 75% डेटा होता है। और थर्ड क्वार्टाइल की बात करें तो ये वो वैल्यू है जिसके नीचे 75% डेटा होता है और इसके ऊपर 25% डेटा होता है। अब इन कंपोनेंट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो देखो, बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये भी बॉक्स प्लॉट का ही है। अब इसके अंदर जो ये बीच वाला एरिया होता है, इसे बॉक्स कहते हैं, और ये इंटर क्वार्टाइल रेंज को बताता है, जिसका स्पैन जो है फ्रॉम क्वार्टाइल 1 टू क्वार्टाइल 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाइन होती हैं, ये विस्कर्स होती हैं। ये जो लाइन होती है ना, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को दिखाती हैं, ठीक है। देन विस्कर
लाइन के बियॉन्ड जाके जो डॉट होते हैं ना, जो पॉइंट होता है, वो आउटलायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स प्लॉट कुछ दिखाई देता है। अब ना इसके बेनिफिट समझ लेते हैं। तो देखो बेनिफिट क्या है बॉक्स प्लॉट के। सबसे पहले तो ये इजी ग्रुप कंपैरिजन करता है, मतलब अगर हमें कई सारे ग्रुप का कंपैरिजन करना है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, डिफरेंट बेसिस पे, उसकी मैक्सिमम, मिनिमम, आउटलायर सारे बेसिस पे। इसके अलावा ये स्क्यूनेस डिटेक्ट करता है। स्क्यूनेस मतलब सिमेट्रिकल है डेटा, या राइटली स्क्यूड है, या लेफ्ट स्क्यूड है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लेफ्ट स्क्यूड क्या है, राइट स्क्यूड क्या है, तो देखो मैं ये होप कर रही हूँ कि आपने स्टार्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब ये एनालिटिक्स है तो मैं आपको ये दोबारा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। देन इसके अलावा एफिशिएंसी विद द लार्ज डेटा। देखो बॉक्स प्लॉट ना बहुत अच्छे से काम करता है अगर लार्ज डेटा सेट होता है तो, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर और कॉम्पैक्ट समरी प्रोवाइड करता है मैसिव डेटा सेट की। सो द नेक्स्ट ग्राफ इज लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो लाइन ग्राफ ना किसी भी ट्रेंड को या चेंज इन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को ही दिखाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है। देखो लाइन ग्राफ के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो जनवरी के अंदर यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। देन फरवरी के अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, इन पॉइंटों को कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर ट्रेंड को, या कोई भी फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। लाइन ग्राफ जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी ट्रेंड को, जैसे मंथली सेल, स्टॉक प्राइस, ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक, सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो लाइन ग्राफ के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि जनरली टाइम होता है, ठीक है। अब टाइम को किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मंथ के फॉर्मेट में, या फिर डेज के फॉर्मेट में, कैसे भी। दूसरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अलावा एक्स और वाई एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं डेटा पॉइंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को। फिर उसके बाद इन डेटा पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट किया जाता है, एंड दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग लाइन। इसके अलावा होते हैं लेबल्स एंड टाइटल्स। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटल पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेबल्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी चीजें। अब समझते हैं कि यूज और पर्पस क्या होता है लाइन ग्राफ का। तो देखो लाइन ग्राफ जो होता है वो ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइन ग्राफ जो है ना वो प्राइमरी टूल है विजुलाइज करने के लिए कि किस तरीके से डेटा ऊपर जाता है, नीचे आता है, या फिर स्ट्रेट रहता है, फ्लैट, ठीक है। देन उसके अलावा ट्रैक परफॉर्मेंस चेंज। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस ग्राफ को यूज करती है मॉनिटर करने के लिए अपनी प्रोग्रेस को, और ये देखती है कि क्या एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स जो है हमने हिट कर दी है, क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया या नहीं हुआ है, एक्सेट्रा। देन इसके अलावा ये ग्रोथ और डिक्लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लाइन ग्राफ को सिर्फ आप देख के पता कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे डिक्लाइन है। देन कंपेयरिंग अ मल्टीपल डेटा सेट। आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में मैंने 3 लाइन रिप्रेजेंट करी है। अब ये ब्लू वाली एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली अलग डेटा सेट को, और ये नीचे वाली अलग डेटा सेट को। तो मल्टीपल डेटा सेट को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करके कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेक्ट द सीजनल पैटर्न। सीजनल पैटर्न क्या होते हैं, वो पैटर्न जो बार बार आए। तो ऐसे पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी लाइन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज स्कैटर प्लॉट। देखो स्कैटर प्लॉट तब हम यूज करते हैं जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं कि इन दो वेरिएबल के बीच में क्या कोई रिलेशन है तो क्या पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या नॉन लीनियर रिलेशन है। तो उस केस में हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट ना कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जर्वेशंस है डेटा सेट की। यहाँ पे भी 2 एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, और दोनों ही एक्सेस पे अलग अलग वेरिएबल को प्लॉट किया जाता है। जैसे अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे विजिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स एक्सेस पे एवरेज डेली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 अलग अलग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्कैटर प्लॉट का ना डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से कोरिलेशन, क्लस्टर या ट्रेंड जो है बिटवीन द वेरिएबल वो हम बड़े आराम से देख पाते हैं। अब देखो स्कैटर प्लॉट के ना कंपोनेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ये भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी, और वाई एक्सिस भी, लेकिन वाई एक्सिस डिपेंडेंट को करेगी और एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट को करेगी। इसके अलावा ये जो डेटा पॉइंट होते हैं ना, वो ईच ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक साथ मिलके ये जो सारे डेटा पॉइंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को कैसे बताते हैं, तो देखो
अगर ये कुछ इस तरीके से है तो इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर कोई भी स्लोपिंग नहीं होता, ये इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, तो मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अब स्कैटर प्लॉट के ना पर्पस को समझ लेते हैं। तो स्कैटर प्लॉट का हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन या ट्रेंड को डिटेक्ट करने में। इसके अलावा ये क्लस्टर या आउटलायर को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बिजनेस परफॉर्मेंस एनालिसिस है ना, उसमें भी ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, एक लार्ज डेटा सेट के अंदर हम इंडिविजुअल वैल्यू को एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कुछ एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी को मीजर करते हैं, ताकि हमें कोई एक सिंगल वैल्यू मिल जाए जो हमारे ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करे। अब 3 तरीके की हमारी सेंट्रल मीजर होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप आप सबने ये पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। मीन का मतलब क्या होता है? इट्स अ अर्थमेटिक एवरेज। ये कैसे कैलकुलेट होता है? जितनी भी वैल्यू है उन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इस तरीके से हमारा मीन कैलकुलेट होता है। ये जो मीन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट और एक सिंपल मीजर प्रोवाइड करता है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमारा दिखाई देता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है? तो देखो, मीडियन ना मिडिल वैल्यू होता है डेटा सेट की। जब आप किसी भी डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो उसकी जो बीच की वैल्यू आ रही होती है वो मीडियन होती है। अब कुछ लोग पूछेंगे, मैम अगर इवन डेटा सेट है तो बीच की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो अगर इवन डेटा सेट है तो आपको क्या करना है, बीच की जो 2 वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर देना और डिवाइड कर देना है 2 से। और इस वैल्यू का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू के ऊपर 50% ऑफ डेटा और इस वैल्यू के नीचे 50% ऑफ डेटा है, ठीक है। और मीडियन जो है वो अफेक्ट नहीं होती है आउटलायर से, लेकिन जो हमारा मीन है ना, वो अफेक्ट होता है आउटलायर से। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसको ना बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो मेरे पास वैल्यू है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, +1। अब मैं अगर इसको ऐड करूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऐड हो गई, डिवाइड बाय 6, मेरा आंसर आ गया 1। तो हमें पता चल गया कि हमारी मीडियन वैल्यू, हमारी जो मीन वैल्यू है वो है 1। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ये इसकी जगह पे, ठीक है, अब मैं एक दूसरा डेटा सेट ले लेती हूँ और उस दूसरे डेटा सेट में मैं लिख लेती हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 10। अब अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 14, और 14 डिवाइड बाय 2 नहीं, 1 2 3 4 5, 14 डिवाइड बाय 5 जब मैं करूँगी, हमारे पास आंसर आएगा 2.8। अब ये देखो कितनी अलग वैल्यू है। क्या इस पूरे डेटा सेट में कहीं भी 2 वैल्यू है, 2.8 वैल्यू है? नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 10 आया है एंड 10 इज एक्टिंग एज एन आउटलायर। आउटलायर इज व्हाट? बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू होना। कोई एक तो या तो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, मतलब एक्सट्रीम स्मॉल हो, या फिर एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे 10 एक्सट्रीम लार्ज वैल्यू है, उसकी वजह से जो पूरे डेटा सेट की वैल्यू है वो गलत आ जाती है और उसे ही कहते हैं आउटलायर। बट अगर इसी केस में हम मीडियन निकालना चाहें तो हमारा मीडियन होगा 1, जो बिल्कुल सही होगा दोनों ही केसेस में। तो मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, बट मीन आउटलायर से इफेक्ट होता है। सो द नेक्स्ट मेजर इज मोड। मोड क्या होता है? देखो, किसी भी डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है उसे हम मोड कहते हैं। सो मोड इज अ वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट, और ये रिप्रेजेंट करती है मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन को इन अ डेटा। अनलाइक द मीन एंड मीडियन, द मोड कैन बी यूज्ड टू बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगरियल डेटा। देखो, जो हमारा मीन और मोड है ना, मीन है और मीडियन है, उसे हम न्यूमेरिकल डेटा के लिए ही यूज कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी वाले डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते। अब कैटेगरी वाला डेटा क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, ठीक है, क्या आप इसका मीन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। मीडियन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। बट मोड निकाल सकते हो कि मोड क्या है? मीडियम है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते टाइम ना, 2 डेटा सेट जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, जैसे अगर आप ये 2 डेटा सेट देखो, यहाँ पे एक डेटा सेट के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक वैल्यू का है, बट दूसरे डेटा सेट के बीच में 10 वैल्यू का डिफरेंस है। इन दोनों का मीन जो है वो 50 आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत ही डिफरेंट डेटा सेट भी है ना, और अगर आप उनके सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करो तो वो सेम ही आएंगे, लेकिन इससे आपको ये नहीं पता चलेगा ना वो किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखे हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, है ना। तो उस केस में हम मीजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं, और ये मीजर ऑफ डिस्पर्शन ही है जो हमें कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और वेरिएबिलिटी का पता बताता है। तो देखो, मीजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे कई तरह के मीजर हैं। सबसे पहले है रेंज, देन वेरिएंस, देन उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन इंटरक्वार्टाइल रेंज। सबसे पहले समझते हैं रेंज।
तो रेंज ना सबसे सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्शन का। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटा सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमारे दो डेटा सेट हैं, अब अगर मैं इसका रेंज निकालना चाहूँ तो मेरी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 70, उसमें मैं मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 40। तो रेंज इज 40। रेंज ये चीज को रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रखा है। अगर रेंज हमारी छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि डेटा वैल्यू क्लोज है। अगर रेंज हमारी बड़ी है इसका मतलब क्या है, डेटा वैल्यू बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक डेटा सेट की तो कैलकुलेट कर ली थी, ज़रा दूसरे डेटा सेट की भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं 52 में से 48 माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4। और इससे मुझे पता चलता है कि जो पहला वाला डेटा सेट है उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, बट जो सेकेंड वाला डेटा सेट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेजर, बट बिफोर दैट आई हैव अ नोट पॉइंट फॉर यू गाइस। क्या? लिमिटेशन ऑफ रेंज। रेंज की ये लिमिटेशन है कि यह आउटलायर से हाईली सेंसिटिव है, तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेजर, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस ये दिखाता है कि कोई भी वैल्यू जो है डेटा सेट की, मान लो ऊपर वाली डेटा सेट में वैल्यू थी 30, 40, 50, 60, 70, ये चीज़ दिखाता है कि कोई भी वैल्यू जो है डेटा सेट की वो उसके सेंट्रल वैल्यू से, मीन से कितनी ज़्यादा दूर है, कितना ज़्यादा डेविएशन है, ये हमारा वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है। वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ना स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। जो भी वेरिएंस की वैल्यू आती है जब हम उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब फायदा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ना सेम ही यूनिट में रिप्रेजेंट करा जाता है जैसे कि ओरिजिनल डेटा होता है, तो इसको इंटरप्रेट करना वेरिएंस से ज़्यादा ईजी होता है। कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा दिखाई देता है। अगर स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका मतलब क्या है कि डेटा वैल्यू क्लोजली क्लस्टर्ड है अराउंड द मीन, मतलब मीन के आसपास ही है सारी वैल्यू, ज़्यादा दूर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज होगा इसका मतलब क्या है कि डेटा वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर दूर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। देखो इंटरक्वार्टाइल रेंज मेजर करता है कि मिडिल 50% ऑफ डेटा सेट किस तरीके से स्प्रेड हो रखा है। ये फोकस करता है सेंट्रल पोर्शन ऑफ डेटा को वाइल इग्नोरिंग द एक्सट्रीम वैल्यू लाइक आउटलायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज अगर स्मॉल आएगा तो इसका मतलब क्या है, डेटा वैल्यू कंसंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा फैली हुई नहीं है। देन अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारा बड़ा आएगा इसका मतलब है कि डेटा वैल्यू वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। वैसे तो मैंने पूरा टॉपिक इस ग्राफ की हेल्प से यहाँ समझाया है, बट फिर भी मैं आपको कंटेंट की हेल्प से डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से दो डिफरेंट वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप को पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम कोई भी पैटर्न डिस्कवर कर सकते हैं, किसी भी ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी ना रिलेशनशिप पढ़ रही है बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू, और उसकी हेल्प से ये वो डिटरमाइन कर रही है कि क्या हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट है उसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ भी रही है या नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम बेटर डिसीजन लें, फॉरकास्टिंग अच्छे से करें और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें। अब अगर हम रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहें बिटवीन द वेरिएबल तो उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब दोनों ही वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू, अगर हायर एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग से हमारी हायर सेल हो रही है तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। सेकंड इज नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक वेरिएबल तो इंक्रीज होता है पर दूसरा डिक्रीज होता है, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस एंड डिमांड। आई होप आप सबने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, ये इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। पॉजिटिव रिलेशन का स्लोप इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। देन नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, जो चेंज होता है ना वेरिएबल के बीच में वो कोई स्ट्रेट लाइन पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये जो रिलेशनशिप होती है वो किसी कर्व टर्म में होती है, जैसे कि प्रोडक्ट डिमांड में इंक्रीज वाइल प्राइस इनिशियली बट डिक्रीज आफ्टर सर्टेन लेवल। सो अभी इन्हीं वेरिएबल की रिलेशनशिप को समझने के लिए ना हम कोवेरियंस का यूज करते हैं। कोवेरियंस क्या है? देखो कोवेरियंस एक स्टैटिकल मेजर है जिसके यूज से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे दो वेरिएबल एक साथ चेंज होते हैं, क्या वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। ठीक है,
अगर मैं आपको यहाँ चार्ट में दिखाऊं तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके साइन को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों वेरिएबल एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोवेरिएंस के अलावा एक जीरो कोवेरिएंस भी होता है। जीरो कोवेरिएंस कब होता है? जब हमारी नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है तो हमारा कोवेरिएंस जीरो होता है। इसका कोड मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन भी हमारा दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए ही यूज होता है। मेजर करने के लिए यूज होता है, ध्यान से सुनना। देखो कोवेरिएंस अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया था वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट जो कोरिलेशन होता है वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है और इसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि अगर -1 है तो इसका मतलब है परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का ही मेजॉरिटी टाइम यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे इसकी ना कई सारी रिलेशनशिप होती है, बट इसको हम थोड़ा चार्ट से समझते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ आए। देखो अगर ये हमारा -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, अगर ये -1 है तो इसका मतलब है परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर -8 है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर -0.5 है तो मॉडरेट एंड 0 पे तो हमारा न्यूट्रल होता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन एंड मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप देखना चाहो तो नेगेटिव परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। नो लीनियर रिलेशनशिप जो कि 0 पे होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू इस तरीके से होती है। देखो कोवेरिएंस और कोरिलेशन में ना बस एक ही डिफरेंस है कि कोवेरिएंस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट कोरिलेशन डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन व्हिच इज आर स्क्वायर। देखो ऊपर वाले में जब हमने आर कैलकुलेट किया था, जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि कितना ज्यादा चेंज जो एक वेरिएबल में आया है वो कितना दूसरे वेरिएबल की वजह से आया है। जैसे कि मान लो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स रेवेन्यू के आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.50, ठीक है। दैट मीन्स 50% ऑफ चेंज इन अ सेल्स रेवेन्यू इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मतलब 50% जो चेंज हुआ है सेल्स रेवेन्यू में वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है एंड दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल में हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का कोई इफेक्ट नहीं है सेल्स में। लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस सेल्स में हुई है वो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हुई है। तो इसी के साथ आपकी बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 4 होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइट भी करो। एंड गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज अभी मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कराया है, अभी इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है। सो अगली वीडियो में मैं बिजनेस एनालिटिक्स के प्रैक्टिकल पोर्शन आपको कराऊंगी। लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन की वीडियो पे जाने से पहले ये थ्योरेटिकल वाली वीडियो समझ लेना, क्योंकि अगर तुम्हें हिस्टोग्राफ का मतलब भी नहीं पता होगा तो जब मैं आपको वहां बताने लगूंगी कि कैसे कैसे ये बन रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज आपको एलिमेंट का भी पता होना चाहिए कि स्कैटर प्लॉट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट को फिर हम प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू।